जय हिंद। वेलकम बैक टू विद्यार्थी गुरुकुल। दोस्तों, आज के सेशन में हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं। सीटेट फरवरी 2026 के रिगार्डिंग यह सेशन चल रहा है, जिसमें प्रतिदिन आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, जिसमें 30 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के पेपर से जो है लेकर के आपको संकलित करके यहाँ पे जो है दिए जाते हैं। इसका एनालिसिस किया जाता है, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में आपके DSSB, KVS और सीटेट के एग्ज़ाम में इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आइए सेशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी होता है, विकास पृथक होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अगला क्वेश्चन आपका है के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, तो खेल से बच्चों को ये लाभ प्राप्त होता है। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह भी बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ऐसा नहीं है कि बच्चे केवल समय बिताने के लिए खेल खेलते हैं। तो इस प्रश्न में यही पूछा गया था, नेगेटिव जवाब पूछा गया था, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो यह भी जो है जवाब बिल्कुल सत्य है कि जो है खेल के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, नए कौशलों को हासिल करते हैं और उसका जीवन में कब प्रयोग करना है, यह अनुभव भी बच्चे खेल के माध्यम से कर पाते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव जवाब पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा कि यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगला हम देखते हैं कि अगला जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, वो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारक है जो कि बालक के विकास को प्रभावित करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट, उपर्युक्त सभी। तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले पौष्टिक भोजन भी होते हैं। जो बालक के जो भोजन करता है, जो संतुलित आहार लेता है, वो भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। रोग और चोट लगने पर भी बालक के विकास प्रभावित होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। तो जो आजकल विद्यालयों में बच्चों का जो पाठ्यक्रम का जो विभाजन किया गया है या पाठ से आगामी क्रियाकलाप का जो विभाजन किया गया है, वो किसके आधार पे किया गया है? ग्रेड स्तर पे किया गया है, आयु स्तर पे किया गया है, योग्यता स्तर पे या छात्र अनुराग पर किया गया है? तो आपको मालूम है कि ये सभी जो डिसाइड होते हैं, जो विभाजन किया गया था, पाठ्यक्रमों का किया गया है, वो बच्चों की अवस्थाओं के आधार पे किया गया और अवस्थाओं का जो विभाजन किया गया, वो किसके आधार पे किया गया है? आयु स्तर पे किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन-सा बालकों के अधिगम और विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? बालक के अधिगम और विकास में सबसे अधिक योगदान इसमें से किसका होता है? परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविज़न। परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। परिवार, खेल और कंप्यूटर। परिवार, खेल एवं पर्यटन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। परिवार, समवयस्क समूह मतलब मित्रों का, जो दोस्तों का जो ग्रुप होता है बच्चों का, जिसको पीयर्स ग्रुप कहते हैं, और अध्यापक। ये जो है बच्चों के अधिगम और विकास को प्रभावित करने वाले सबसे अधिक प्रभावित करते हैं या फिर इनका सबसे अधिक योगदान होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको नेगेटिव अपना आंसर यहाँ चुनना है। जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है, यह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता है। ठीक है। अगला जो आपका विकल्प है, प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। ऐसा तो नहीं है। अध्यापक का दायित्व है, जिम्मेदारी ही है कि वो बच्चों के जो नकारात्मक घटनाएं हैं या जो नकारात्मक उसके आसपास की जो चीज़ें हैं, उससे बच्चे को क्या करे? बचाए। तो ये तो जो है लिखा है कि नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। इसलिए आप पे नेगेटिव जब पूछा गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। डी भी देख लेते हैं। व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभाव
प्रभावों के फलस्वरूप होता है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन के हिसाब से जो आपको सही जवाब चुनना था, तो नेगेटिव आपको जवाब चुनना था यहाँ पे, तो सी नंबर आपका जो सी वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। अगला देख लेते हैं कि बालक की प्रथम पाठशाला है। बालक की पहली पाठशाला कौन होती है? परिवार, समाज, गाँव, विद्यालय। तो आप सभी को पता है बालक सबसे पहले सीखना कहाँ से प्रारंभ करता है? परिवार से प्रारंभ करता है। तो बालक की जो पहली पाठशाला होती है वो उसका परिवार होता है। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पे निर्भर करता है? माता-पिता, वातावरण, परिवेश, विद्यालय का वातावरण, समाज। तो बालक का जो विकास है वो मुख्यतः उसके माता-पिता पर निर्भर करता है, क्योंकि बालक सबसे पहले अपने माता-पिता से सीखता है और कहा जाता है कि बालक की जो पहली शिक्षिका होती हैं या उसका पहला जो टीचर होता है वो उसकी माँ होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबद्ध हैं, उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा साफ-सफाई से जुड़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके अभिभावक ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहते हैं, उन्हें शांतिमय परिस्थिति मिलती है, उन्हें बेहतर परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उन्हें बेहतर परिस्थितियाँ प्राप्त होती है। आपको मालूम है यदि परिवार निर्धन भी है, फिर भी अगर छोटा परिवार है, तो वो क्या होगा? उनके जो बच्चे होते हैं, उनको बेहतर परिस्थितियाँ प्राप्त हो सकती हैं या होती हैं। इसलिए कहा जाता है छोटा परिवार सुखी परिवार। तो जो आप यहाँ से इस ट्रिक से याद रखेंगे, छोटा परिवार सुखी परिवार, इस ट्रिक से आप इस प्रश्न का जवाब बता सकते हैं कि परिवार अगर निर्धन भी है, फिर भी अगर परिवार छोटा है, तो उनके बच्चे जो हैं उस परिवार के, उन्हें बेहतर परिस्थितियाँ प्राप्त हो सकती हैं, बेहतर सुख-सुविधाएँ उन्हें मिल सकती हैं। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, ये सभी। तो आपको मालूम है कि वृद्धि को पर्यावरण भी प्रभावित करता है, स्वास्थ्य, आहार सब कुछ वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो यहाँ पे सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निम्न में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृत, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन। तो यहाँ पे किसको छोड़ करके सभी वातावरणीय कारक के विकास को आकार देते हैं? तो आपको मालूम है पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृत और शिक्षा की गुणवत्ता, ये वातावरण पे निर्भर करता है। लेकिन जो शारीरिक गठन है, ये शारीरिक संरचना का जो गठन होता है, ये वंशानुक्रम पर आधारित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें वंशानुक्रम की ज़्यादा भूमिका होती है शारीरिक गठन में, इसके संरचना में। हालाँकि ये बच्चे के अपने परिश्रम पर भी शारीरिक गठन में उसका जो है कुछ भूमिका होती है, लेकिन जो सर्वाधिक जो है इसमें विकास को जो आकार देता है उसको वंशानुक्रम पर आधारित होता है। तो इसलिए यहाँ पे पूछा गया वातावरणीय कारक को आकार देते हैं के अतिरिक्त, तो यहाँ पे किसको छोड़ करके? तो शारीरिक गठन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन-सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। तो ये तो सही है कि हर एक जनरेशन बाद जो अगला जनरेशन है उसकी आईक्यू लेवल पिछले जनरेशन की अपेक्षा लगातार वृद्धि हो रही है, औसत प्रदर्शन देखा जा रहा है उसमें, सीखने की गति ज़्यादा हो रही है उनमें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। आगे भी हम चेक कर लेते हैं अगला ऑप्शन क्या है? एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन-पालन विभिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धिलब्धि 0.75 के समान उच्च है। ऐसा तो नहीं है कि सभी बालकों की बुद्धिलब्धि एक समान हो, या अगर जुड़वा बच्चे भी हैं तब भी उनकी बुद्धिलब्धि एक समान हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपने पढ़ा है कि हर एक व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, अपने अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता को समाहित किए हुए होता है। एक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है, भले ही वो जुड़वा बालक क्यों ना हो। तो इसलिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से पिछड़े पाए जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगला क्या है कि कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं, जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव विकास का सही क्रम है? मानव विकास का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, नहीं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था बिल्कुल सही है। पहले शैशवावस्था होता है, उसके बाद बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था होता है, प्रौढ़ावस्था आता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला जो आपका है कि मानव निम्न अवस्थाओं से होकर विकास करता है। तो अभी जैसे हमने आपको पीछे क्वेश्चन में देखा है यहाँ पे कि विकास का जो सही क्रम है अवस्थाओं का, वो पहले शैशवावस्था होता है, फिर बाल्या, किशोरा, प्रौढ़ावस्था। तो इसके हम एज को भी देख लेते हैं, कब से कब तक होता है। तो शैशवावस्था जो होता है वो जन्म से 5 या 6 वर्ष तक होता है। बाल्यावस्था 5-6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक होता है।
किशोरावस्था जो होता है आपका 12 से 18 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 18 से 40 वर्ष और 40 वर्ष के बाद की जो अवस्था होती है वो उत्तर प्रौढ़ावस्था या फिर हम इसको वृद्धावस्था की श्रेणी में रखते हैं। तो बाल विकास में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो बाल विकास में अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसमें आप बताएंगे क्या-क्या कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये किस में होता है? ये बाल विकास के अंदर आते हैं। आगे अब हम बात करते हैं जन्मोत्तर, जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था कौन-सी है? तो अभी आपने पढ़ा कि जन्म के बाद जो पहली अवस्था होती है वो शैशवावस्था होती है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया क्या कि दूसरी प्रमुख अवस्था कौन-सी होती है? तो ये आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था होती है। तो क्वेश्चन को ठीक से समझना भी बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम सही आंसर दे पाएँगे। शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था होती है। शैशवावस्था कौन-सी अवस्था होती है? तो ये पहली अवस्था होती है मानव विकास की। इसके बाद हम देखते हैं शैशवावस्था होती है। शैशवावस्था कब से कब तक होती है? तो हम लेते हैं जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, वो शैशवावस्था होती है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, कोई भी नहीं। तो बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? तो 5 या 6 वर्ष के बाद और 12 वर्ष तक की जो अवधि होती है वो बाल्यावस्था कहलाती है। तो 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था होती है। शैशव काल की अवधि क्या है? अब शैशव काल की अवधि क्या है? तो यहाँ पे जो शैशव काल की जो अवधि माना गया है वो जन्म से 2 वर्ष तक माना गया है। जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवधि है ये शैशव काल की अवधि माना गया है। मध्य बचपन अवधि कौन-सी है? तो मध्य मध्य जो बचपन की अवधि मानी गई है, ये मानी गई है 6 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की जो अवधि है, ये मध्य बचपन की अवधि मानी गई है। किसके अनुसार? हरलॉक के अनुसार। आगे आते हैं, निम्न में से कौन-सा आयु समूह प्रवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो आप यहाँ पे याद रखेंगे, प्रवर्ती जो बाल्यावस्था की जो श्रेणी की बात करेगा, तो यदि आपके पास 6 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक है, तो आप इस प्रश्न का जो है सही जवाब देंगे। जैसे यहाँ पे पूछा गया था मध्य बचपन की अवधि, तो 6 से 11, लेकिन अगर 6 से 11 नहीं, 9 से 12 दिया हुआ है ऑप्शन में, 6 से 11 नहीं दिया हुआ है, तब आपका जवाब क्या सही हो जाएगा? 9 से 12 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन-सी आयु व समूह प्रवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी में आती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 9 से 12 वर्ष हो जाएगा। आगे हम यहाँ पे देखते हैं कि हरलाक ने मानव विकास की निम्न अवस्थाओं को वर्गीकृत किया है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन स्पेशल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि पहला है गर्भकालीन अवस्था, जो कि गर्भधारण से लेकर के जन्म तक की जो अवस्था होती है, गर्भकालीन अवस्था होती है। इसके टाइम पीरियड कितना होता है? 280 दिन का होता है ये। 280 दिन जो होता है ये क्या होता है? ये गर्भकालीन अवस्था होती है, जिसको हम लोग 9 माह कहते हैं। शैशवावस्था क्या होता है? जन्म से लेकर के 14 दिन की जो अवस्था होती है, इसको हरलाक ने शैशवावस्था बताया है। जबकि 14 दिन के बाद और 2 वर्ष की जो अवस्था होती है, इसको बचपनावस्था की श्रेणी में हरलाक ने रखा है। पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक होता है। प्रवर्ती बाल्यावस्था या उत्तर जो बाल्यावस्था होती है, ये 6 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक होता है। तो यदि आपको 6 से 11, 9 मिल करके 9 से 12 दिया हुआ है और 6 से 11 ऑप्शन में नहीं है, तब आप क्या टिक करेंगे? 9 से 12 वर्ष, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में आपने यहाँ पे देखा हुआ है। अब हम आगे देखते हैं कि अगला जो इन्होंने बताया कि ब्याह संधि या पूर्व किशोरावस्था, ये 11 से लेकर के 17 वर्ष इन्होंने बताया। किशोरावस्था का जो इन्होंने टाइम पीरियड बताया है वो 17 से 21 वर्ष बताया है। प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष, मध्यावस्था 40 से 60 वर्ष, वृद्धावस्था इन्होंने बताया कि 60 वर्ष से लेकर के और जीवन के अंत तक यानी कि मृत्यु पर्यंत तक की जो अवस्था होती है वो वृद्धावस्था बद होती है। तो ये हरलाक ने इस तरह से जो है अवस्थाओं का विभाजन किया है, मानव विकास के निम्न अवस्थाओं का इन्होंने वर्गीकरण किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टेबल को भी आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद आगे आते हैं कि बाल्यकाल होता है, कब से कब तक होता है? जन्म से लेकर 3 वर्ष तक, तीसरे वर्ष से लेकर के 6 वर्ष की आयु तक, छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक, दूसरे वर्ष से लेकर 10 या 12 वर्ष तक। तो बाल्यकाल की जो अवधि होती है आप सभी को पता है, 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक होती है। निम्नलिखित में से किस आयु सीमा को प्रारंभिक बचपन माना जाता है? प्रारंभिक बचपन किसको माना जाता है? तो प्रारंभिक जो बचपन की जो अवधि होती है, ये मानी जाती है कहाँ से कहाँ तक? ये मानी जाती है 2 साल से लेकर के जो 6 साल की जो अवधि होती है, ये प्रारंभिक बचपन माना जाता है। 2 साल से लेकर के 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, वो प्रारंभिक बचपन की अवस्था मानी जाती है। अगला देखते हैं, गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है?
तो गर्भाधान से बालक के जन्म तक की जो अवधि होती है ये प्रसव पूर्व काल कहा जाता है, जिसको हम लोग गर्भावस्था भी बोलते हैं। ये कितने दिन का होता है? 280 दिन का होता है लगभग। तो गर्भाधान से बालक के जन्म तक की जो अवधि होती है, ये अवस्था जो होती है वो प्रसव पूर्व काल कहलाता है। प्रसव पूर्व काल को 3 खंडों में विभाजित किया जाता है। देख लेते हैं यहाँ पे, गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को प्रसव पूर्व काल कहा जाता है। सामान्यतः प्रसव पूर्व काल की अवधि को 10 चंद्रमास अथवा 9 कैलेंडर मास अथवा 40 सप्ताह या 280 दिन का होता है। तो अलग-अलग टाइम के नाम से इसको हम जानते हैं। अगर सप्ताह में पूछा जाएगा तो 40 सप्ताह, दिन में पूछा जाएगा तो 280 दिन, मास में पूछा जाएगा तो 9 कैलेंडर मास, चंद्रमास में पूछा जाएगा तो 10 चंद्रमास होता है। ये प्रसव पूर्व काल की अवधि होती है, परंतु कभी-कभी इस अवधि में अंतर हो जाता है। प्रसव पूर्व काल को 3 काल खंडों में इसको बाँटा गया है। इस पहला होता है डिम्बावस्था होता है, जिसको पीरियड ऑफ ओव्यूम कहते हैं। पिंडावस्था होता है, पीरियड ऑफ एम्ब्रॉय होता है, और भ्रूणावस्था होता है, पीरियड ऑफ फेट्स होता है। में इसको बाँटा जाता है। 3 कालखंडों में प्रसव पूर्व काल को बाँटा जाता है। इसको याद रखेंगे। कभी-कभी एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन 1 आध नंबर का पूछ लेता है कि प्रसव पूर्व काल को कितने अवस्थाओं में बाँटा जाता है? तो 3 अवस्थाओं में बाँटा जाता है, डिम्बावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था में बाँटा जाता है। मानव विकास का प्रारंभ होता है कहाँ से? गर्भावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से। तो मानव विकास का जो प्रारंभ होता है वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। विकास शुरू होता है पूर्व प्रसवावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो विकास का जो प्रारंभ है ये पूर्व प्रसव अवस्था से ही शुरू हो जाता है। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। कहाँ से? गर्भस्थ शिशु में जो संवेदनशीलता का जो विकास होता है वो सिर से, पैर से, हाथ से, संपूर्ण शरीर से। तो आपने पढ़ा होगा कि जब शिशु का विकास होता है तो पहले उसके सिर का निर्माण होता है, फिर नीचे-नीचे उसका निर्माण जो है सिर से पैर की तरफ उसका निर्माण होता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि संवेदनशीलता का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये सिर से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि बालक के जब शारीरिक संरचना का विकास होता है तो सबसे पहले उसके सिर का ही निर्माण होता है। आगे क्वेश्चन पूछा गया, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो ये 280 दिन लगते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? निम्नलिखित में से क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? कैफीन, व्यायाम, शराब या विकिरण? तो बालक जब जन्म से पूर्व यानी कि जब अपने माँ के पेट के अंदर होता है तो उसमें जो व्यायाम होता है, यानी कि जब बालक अपने गर्भावस्था में होता है तो उस समय जब उसकी माता व्यायाम अगर करती हैं तो वो उस बालक के जो है लिए फ़ायदेमंद होगा, वो नकारात्मक रूप से बालक को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन कैफ़ीन, शराब, विकिरण ये सभी नकारात्मक रूप से बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया नहीं करता है, कौन-सा बालक के विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, व्यायाम। तो इस तरह से आज आपने इस सेशन में कुल 30 प्रश्नों को आपने देखा। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपके समझ में आ चुके होंगे। इन प्रश्नों का रिवीजन आप करते रहिए। आपके सीटेट एग्ज़ाम, DSSB और KVS एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ये बहुत ज़्यादा जो है आपको मदद करने वाले हैं सभी प्रश्न, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके सभी प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हुए हैं अलग-अलग सालों में, उन सभी जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ये लिए गए हैं। तो चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके दोस्त जो भी तैयारी करने वाले हैं, जितने भी उनके व्हाट्सएप ग्रुप है या उन तक जो है आप इस वीडियो को ज़रूर भेजिए, ताकि आपके दोस्त इस सेशन से जुड़ पाएँ और अधिक से अधिक सब लोग इससे जुड़ेंगे तो हम भी मोटिवेट होते हैं और आपके लिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को ढूँढते हैं और आपके प्रैक्टिस सेशन में लेकर आते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में। जय हिंद, शुक्रिया।